यस हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम स्टडी कर रहे थे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, एंड रिएक्टिविटी सीरीज हम ये कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ी थी उसके अंदर ऐसे कुछ खास केमिकल रिएक्शन नहीं है। मोस्ट ऑफ दी केमिकल रिएक्शंस तो वो एग्जिबिट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है इसके अंदर वो है बेटा यहाँ पर आयनिक बॉन्ड। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड। आयनिक बॉन्ड एंड आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ये हम यहाँ पर बात करते हैं कि जो आयनिक कंपाउंड बनते हैं उनके अंदर आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे बनते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर बेसिकली जो कॉम्बिनेशन होता है एलिमेंट्स के बीच में वो इलेक्ट्रॉन के लूज और गेन होने से होता है। ठीक है, तो जो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होता है तो वो कैटाइन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, जब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है तो एनाइन का फॉर्मेशन होता है, जैसा कि आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा भी होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्टेट रूल क्या होता है। एक ऑक्टेट रूल आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा शायद, तो आप उसको आज यहाँ पर देख लीजिए। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल क्या होता है? ठीक है, एक साइंटिस्ट थे लेविस, उन्होंने ऑक्टेट रूल दिया था। क्या बोला था उन्होंने कि एवरी एलिमेंट, ठीक है, व्हाट इज सेइंग ऑक्टेट रूल, क्या बोल रहा है हमारा ऑक्टेट रूल कि कोई भी एलिमेंट है वो अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है ना, कैसे करेगा वो, उसके बारे में इन्होंने बताया था। ठीक है, तो लेविस ने बताया था, तो लेविस ने इसको लेविस कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं। तो ऑक्टेट रूल क्या होता है हमारा? एवरी एलिमेंट want to complete their outermost shell just like inert gas। वो अपने आउटरमोस्ट शेल में आउटरमोस्ट शेल को किसके जैसा करना चाहता है? इनर्ट गैस के जैसा करना चाहता है। ठीक है, एंड इनर्ट gases have 8 electrons in the outermost shell। हम ये बोलते हैं कि आउटरमोस्ट शेल जो होती है किसी भी इनर्ट गैस की वो होती है आपकी NH2NP6। ये कंप्लीटली फिल्ड होती है, मतलब आउटरमोस्ट शेल जो है यहाँ पर एलिमेंट की वो क्या है? NH2NP6। और NH2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, P सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसके अंदर? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, S एंड P सब शेल जो होती है वो आउटरमोस्ट शेल होती है। ठीक है, उसके अंदर 2 सब शेल्स होती है, वो आपकी NH2 एंड P6 होती है, वो फुल्ली फिल्ड है। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर आउटरमोस्ट शेल जस्ट लाइक इनर्ट गैस। ठीक है, आउटरमोस्ट शेल में वो इनर्ट गैस के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं। अब आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो इनर्ट गैस के जैसा कब कर पाते हैं? मेटल के केस में यहाँ पर डिफरेंट फिनोमेना होती है, नॉन मेटल के केस में डिफरेंट होती है। आपको पता है कि यहाँ पर जो मेटल्स हैं, ठीक है ना, मेटल्स हैव 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको मीन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन लूज करने की रिक्वायरमेंट होती है फॉर द अटेनमेंट ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल। तो मेटल्स जो हैं, मेटल्स लूजेस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम outermost shell और वैलेंस शेल। ठीक है, मेटल्स क्या करती है? आउटरमोस्ट शेल में से क्या करती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करती है
फॉर या फिर एंड फॉर्म केटाइंस। क्या बनाते हैं वो आपके यहाँ पर केटाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड नॉन मेटल्स जो हैं आपके, नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नॉन मेटल्स हैव 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नॉन मेटल्स के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेटल एंड नॉन मेटल दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है ना, वो कैसे बनता है? तो इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन को ये गेन करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं आपके यहाँ पर नॉन मेटल्स, क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। 4 to 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो नॉन मेटल्स need to gain electrons in outermost shell, ये क्या करते हैं? आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की नीड होती है इनको गेन करने की, ठीक है ना, फॉर द कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट एंड फॉर्म एनाइंस। क्या बनाते हैं ये? एनाइंस का फॉर्मेशन करते हैं, ओके। अब ये एनाइन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो यहां पर एनाइन का फॉर्मेशन होगा, मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ये नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज क्या होती है? एनाइन, इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल बोलते हैं हम उसको, ठीक है। एक केस होता है जब नॉन मेटल एंड नॉन मेटल दोनों आपके कांटेक्ट में आते हैं, जब कॉम्बिनेशन करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आपके जो एलिमेंट हैं, जब दो नॉन मेटल, व्हेन टू नॉन मेटल्स आर एसोसिएटेड each other, then sharing of electrons will occur। तो क्या होगी यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, ठीक है। तो 3 ways है, देयर आर 3 ways to complete their outermost shell electronic configuration just like inert gas। कौन कौन से हैं 3 ways? by losing of electron, by gaining of electron और by sharing of electron। तो ये जो एलिमेंट्स हैं आपके, वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। तो देर आर 3 ways टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए 3 रास्ते हैं हमारे पास, 3 पाथ हैं। क्या है वो? फर्स्ट, बाय losing of electron, by sharing of electron, by gaining of electron, ऐसे लिख सकते हैं। और थर्ड, by sharing of electron, तो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये 3 वेज हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉन को, जब कोई भी एलिमेंट है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करता है, ठीक है। तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए ही वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, फिर इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है या फिर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है, ठीक है। तो कंसेप्ट की बात करते हैं हम यहाँ पर। जो बॉन्ड बनता है, कंसेप्ट ऑफ बॉन्ड, वो क्यों बनता है? जो बॉन्ड इसलिए बनता है कि जब केटाइंस एंड एनाइंस बनेंगे, जब इनके बीच में एसोसिएशन होगा, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, तो वहां पर इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं बॉन्ड। क्या बोलते हैं? बॉन्ड। आ रही बात समझ में? बॉन्डिंग। हम बोलते हैं ना किसी के बीच में, कहा कि यार 2 फ्रेंड है, उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में कितनी अच्छी बॉन्डिंग है, ठीक है ना। बॉन्डिंग मतलब उन दोनों के बीच में कितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन दोनों को एक दूसरे के लिए समझने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, उन दोनों को काफ़ी चीज़ें एक दूसरे के साथ क्लियर होती है, उनके बीच में मिसकन्फ्यूजन नहीं होते हैं, जैसा है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं एलिमेंट, तो इनकी नीड के अकॉर्डिंग करते हैं, ऐसा और नो, क्योंकि इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है,
ठीक है। जब ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, आफ्टर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन दे बिकम स्टेबल। अपनी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए ये क्या करते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी, मतलब जो स्टेबिलिटी है एटम की, वो इंक्रीज हो जाती है जब ये अपना आउटर मोस्ट शेल ऐसा बना लेते हैं। जब इनका आउटर मोस्ट शेल कैसा हो जाएगा, NH2 NP6, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन जब कंप्लीट हो जाएंगे इनके आउटर मोस्ट शेल में, तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। और जैसे ही इनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है ये स्टेबल हो जाते हैं। बिकॉज आप लोगों को पता है कि इनर्ट गैसेस क्या होती हैं, स्टेबल होती है। इनर्ट गैसेस क्या होती है, स्टेबल गैसेस हैं। क्यों हैं स्टेबल और रिएक्ट नहीं करती हैं किसी भी अदर एलिमेंट के साथ, बिकॉज उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो एवरी एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल just like inert gases, because inert gases have 8 electron in their outermost shell and have stable configuration। तो inert गैस के अंदर जो outermost shell होता है ना, वो stable configuration होता है और इसी वजह से हम बोलते हैं कि inert gases नॉन रिएक्टिव नेचर की होती है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड की हम बात करते हैं ना, बॉन्ड जो बनता है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने से बनता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने से जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा होता है आपका, आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो बॉन्ड्स डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड होते हैं हमारे पास, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, वैन डर वाल्स बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, कीजियम, डी बाई, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड है। ठीक है ना, उनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे बिकॉज हमारे वो सिलेबस में नहीं है। अभी हमारे सिलेबस में आयनिक बॉन्ड का है, इसलिए हम आयनिक बॉन्ड को स्टडी कर रहे हैं। जब आप कार्बन पढ़ोगे तो वहां पर आप कोवेलेंट बॉन्ड को भी स्टडी करोगे। ओके, तो बेटा इसके अंदर यहां पर हम बात करते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है कि मेटल्स हैं, जनरली मेटल्स क्या होते हैं आपके, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं तो क्या करते हैं ये मेटल्स, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं एंड लूज देयर outermost shell electron to form केटाइन। क्या बनाते हैं, और ये केटाइन बनाते हैं। ठीक है ना, क्यों बनाते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकते। एवरी मेटल लूज इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल बिकॉज दे डू नॉट गेन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं करते हैं बिकॉज ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करते हैं कि जैसे मैंने लिया मेटल, सपोज हमने लेते हैं यहाँ पर सोडियम। ओके, सो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 281। ओके, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम नहीं करेंगे, सोडियम करेगा। क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। कैसे करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करके करेगा। इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन गेन, बिकॉज सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 7 मोर इलेक्ट्रॉन हमें ऐड करने पड़ेंगे, जो नेचुरली पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या करता है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ठीक है, जब हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइन बना लेता है। ठीक है, और इसको एनर्जी कौन सी देनी पड़ेगी हमें यहाँ पर, आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, जब इसको आयनाइजेशन एनर्जी देते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज गिवन टू द सोडियम एटम एंड इट कन्वर्ट इनटू द Na+। आफ्टर लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन, ये जो इलेक्ट्रॉन इसको लूज करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 28। देखो बेटो, इसके अंदर थर्ड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन था जो अब नहीं है, मतलब शेल नहीं है, शेल ही डिलीट हो गई है। क्यों, बिकॉज इलेक्ट्रॉन नहीं है। बिकॉज शेल इज व्हाट, शेल इज द इमेजिनरी पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ऐसा नो, जहां इलेक्ट्रॉन जाता है उसको हम डिनोट कर देते हैं। ठीक है, उसी को तो हम शेल बोलते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर जो मेटल्स, नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। नॉन मेटल्स कैसे होते हैं बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं आपके, गेन इलेक्ट्रॉन
in their outermost shell, ठीक है, and form एनाइन। क्या बनाते हैं बेटा? ये एनाइन बनाते हैं। नेगेटिवली चार्ज, एनाइन क्या होते हैं? नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, जिसको इलेक्ट्रोनेगेटिव रेडिकल भी बोला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ पर क्लोरीन को हम ले रहे हैं Cl, ठीक है। क्लोरीन आपका गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, आप लोगों को पता है, Cl2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो 287 होता है। कितना होता है? 287। क्लोरीन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। कैसे? 1 एटम को 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, 2 एटम्स है यहाँ पर क्लोरीन के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी, यस और नो? तो बेटा इसके अंदर जैसे ही एक 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करेगा, 2Cl- आयन में ये चेंज हो जाता है। आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन बाय 2 क्लोरीन एटम्स, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 288। जैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 होता है तो ये स्टेबल हो जाता है, आर्गन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चला जाता है, ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, आई थिंक इधर का नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो आयंस अब बने हैं, ये आयंस एक दूसरे के साथ एसोसिएट होंगे, ठीक है ना। किस तरह से एसोसिएट होंगे, ठीक है ना, तो ये बनाते हैं यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला, आयनिक फॉर्मूला बनेगा इसके अंदर। क्या बनेगा? आयनिक फॉर्मूला। हाउ? तो देखो बेटा, Na gives Na प्लस एंड 1 इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर जो Cl2 है वो क्या करता है? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, 2Cl- का फॉर्मेशन करते हैं, एंड ओके, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। नेट रिएक्शन जब हम लिखेंगे इन दोनों की, तो देखो यहाँ पर 1 एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, यहाँ पर 2 एटम्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2Cl। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो इक्वेशन नंबर 1 है उसको हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे ही वो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल होंगे तो रिएक्शन को हम यहाँ पर लिखेंगे, नेट रिएक्शन जो लिखेंगे ना आप यहाँ पर, वो क्या होगी? इसके अंदर 2Na प्लस Cl2 gives 2Na प्लस 2Cl-, ये यहाँ पर फॉर्म होगा, ओके। तो इसको, ये दोनों जो रेडिकल यहाँ पर है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दोनों के पास अपोजिट चार्ज है। जैसे ही दोनों के अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर अट्रैक्शन में आ जाते हैं, और इसको हम चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हैं, Na प्लस डैश 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 Cl-, इस तरह से अरेंजमेंट होता है इनका, ठीक है। और ये यूनिट्स कैसी होती है? इस तरह की यूनिट्स का रिपीटेशन होता है, n नंबर ऑफ यूनिट्स आर रिपीटेड इन द आयनिक फॉर्मूला और आयनिक कंपाउंड, ठीक है। ये क्यों लिखा है हमने इस तरह से? बिकॉज ये रिपीटिंग यूनिट्स है, दीज आर नॉट मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये क्या है? आपके आयंस का अट्रैक्शन के बीच, इनके जो कैटायन एंड एनायन है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसके इन्फ्लुएंस में एक दूसरे के साथ ये अटैच्ड है, ठीक है। यहाँ पर किसी भी तरह का फिजिकल ये मर्जिंग नहीं है, ओवरलैपिंग नहीं होती है एटम्स के बीच में, ओनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इसको बोलते हैं आयोनिक फॉर्मूला। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आयोनिक फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड। आप इसको NaCl से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है ना, तो वो भी वो रॉन्ग नहीं होता, लेकिन ये एक्चुअल में इनकी रिपीटिंग यूनिट्स होती है यहाँ पर। और तो क्या बनता है यहाँ पर? आपका आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। क्या बनेगा यहाँ पर? आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं नेक्स्ट, जैसे कि मैग्नीशियम क्लोराइड ले लिया हमने, मैग्नीशियम क्लोराइड का हमें फॉर्मेशन करना है, MgCl2 का फॉर्मेशन करना है, तो कैसे होगा? तो मैग्नीशियम जो है, आप लोगों को पता है कि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 282। मैग्नीशियम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसको कुछ एनर्जी देंगे हम, तो ये Mg किस में चेंज हो जाएगा? Mg2+ में, बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा हो ना। एंड अगेन क्लोरीन है यहाँ पर, तो Cl2 को 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने होंगे बिकॉज 2 एटम्स हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये, तो 2Cl- आयन का फॉर्मेशन होगा।
ऐसा नो, नेट रिएक्शन लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा Mg प्लस Cl2 गिव्स MgCl2, ठीक है, लाइक दिस। तो ये आपके केमिकल बॉन्ड इस तरह से फॉर्म होते हैं। ये आयनिक कंपाउंड है, ये क्या है आयनिक कंपाउंड। इसके अंदर भी यहाँ पर इस तरह का अरेंजमेंट होगा, 1 मैग्नीशियम जो है वो 2 क्लोराइड आयन के साथ अट्रैक्ट होता है और MgCl2 का फॉर्मेशन करता है, इजंट इट। तो यहाँ पर हमारे पास छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, एक बार से फिर हम रिकॉल करते हैं इसको। तो हमारे पास कुछ पॉइंट थे कि क्यों हमारे पास ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड की बात करते हैं तो एवरी एलिमेंट वांट टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जस्ट लाइक इनर्ट गैस। फॉर दिस they may give electrons, gain electrons और share the electrons, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो इलेक्ट्रॉन को लूज और गेन करने से यहाँ पर आयंस का फॉर्मेशन होता है। क्या बनते हैं इससे? आयंस बनते हैं। इससे बनते हैं आपके केटायन बनते हैं, इससे बनते हैं आपके एनायन, और केटायन एंड एनायन जब भी बनेंगे साथ में बनेंगे, और इससे बनता है आपका आयनिक बॉन्ड। क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इज नथिंग, इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द केटायन एंड एनायन। टू अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है, उसी को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, इजंट इट। तो ये आपके आयनिक बॉन्ड इसके अंदर समझ में आ गया होगा आपको, आई थिंक, ठीक है। तो इसके अंदर हम नेक्स्ट यहाँ पर लेते हैं, आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन अपना हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हम लेते हैं बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है आयनिक कंपाउंड्स की? आप लोगों ने पढ़े हैं कि कंपाउंड्स क्या होते हैं, आपके एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है ना, एलिमेंट्स से मिलकर के बनते हैं आपके कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स का नेचर कैसा होता है, ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को पता है, क्या होंगे क्या नहीं होंगे। आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं जैसे कि NaCl है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड अपने घर में अवेलेबल होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन सोल्ट है, ठीक है, जो आपके हाउस में घर में किचन के अंदर प्रेजेंट होता है। टेबल सोल्ट भी बोलते हैं बिकॉज हमारे डाइनिंग टेबल के अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो बेटा इसके अंदर देखो कि यहाँ पर जब NaCl है, NaCl को देखते ही हम ऑब्जर्व करते हैं क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। दानेदार होता है, क्रिस्टल्स होते हैं, वो छोटे छोटे देखा होगा, उनको लाइट डालोगे ना उसके ऊपर तो उनकी जो मार्जिन्स है ना वो शाइन करती है, ठीक है ना, तो क्रिस्टल नेचर का होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। कैसे पता चलेगा आयन प्रेजेंट होते हैं? तो इसको वाटर में डालो, डिस्टिल वाटर के अंदर करंट पास नहीं होता, वाटर में डाला करंट पास होगा। क्यों? बिकॉज जैसे वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये आयंस में ब्रेक हो जाता है। ये किस में ब्रेक हो जाता है? आयंस में ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इस तरह से हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी। डिजोल्व होता है वाटर के अंदर तो सॉल्युबिलिटी किससे होगी? क्रिस्टल नेचर होती है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इनके हाई होते हैं। सोडियम क्लोराइड इजीली मेल्ट नहीं होता है, आप लोगों को पता है, ठीक है, मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका हाई होता है, लेकिन वाटर में तो डिजोल्व होता है। वाटर में डिजोल्व होता है मतलब वो मेल्ट नहीं हो रहा है, वहाँ पर वो डिजोल्व हो रहा है, घुल रहा है, ठीक है। डिजोल्यूशन में डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयंस के, आयनिक कंपाउंड। तो इसके अंदर क्या होता है? आयनिक कंपाउंड्स कंसिस्ट ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ आयंस। आयनिक कंपाउंड्स किससे बने होते हैं? आयंस से बने होते हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स are formed by combination of cations and anions। किससे बनते हैं ये? केटाइंस एंड एनाइंस के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, ठीक है। तो केटाइंस और एनाइंस होते हैं कि नहीं होते हैं प्रेजेंट इसके अंदर, ये पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? चाहो तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसोल्व करो, डिस्टिल वाटर के अंदर, उसमें करंट पास करेंगे तो करंट पास होगा, और एक इलेक्ट्रोड पर आपको गैसेस प्रोडक्ट भी मिलेगा, क्लोरीन गैस वहाँ से रिलीज होगी, और सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? बेसिक, ठीक है ना, ये भी याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl, मैग्नीशियम क्लोराइड,
ठीक है। जितने भी सॉल्ट होते हैं आपके, सभी सॉल्ट्स कैसे किससे बने होते हैं, आयंस से मिलकर के बने होते हैं, केटाइंस एंड एनाइंस से मिलकर के बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की इसके अंदर। तो बेटा इसके अंदर देखो हमारे पास यहाँ पर फिजिकल नेचर की हम बात करते हैं। ठीक है, फिजिकल नेचर, फिजिकल नेचर जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, सॉलिड, जनरली सॉलिड ही होते हैं आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर बिकॉज द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द कैटाइन एंड एनाइन। इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन की वजह से ही हमारे पास जो है आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, ये सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे इसके अंदर ionic compounds are solids at room temperature due to strong electrostatic force of attraction। इनके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, इसलिए इनके आयंस की पैकिंग कैसी होती है, क्लोज होती है। क्लोज पैकिंग होती है इसलिए इनकी डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर थर्ड प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे इसके अंदर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होती है, व्हाट डू यू मीन अबाउट क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल क्या होते हैं, सबसे पहले मुझे एक बात जाननी है आप लोगों से, क्रिस्टल के बारे में क्या होता है, पता है, नहीं है, कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। क्रिस्टल जो होते हैं ना, उनकी जो अरेंजमेंट होती है उसके अंदर पार्टिकल्स की, वो एक फिक्स अरेंजमेंट होती है। ठीक है ना, जैसे कि हम बात करते हैं क्लासरूम है, क्लासरूम के अंदर जैसे कि सपोज 50 टेबल्स लगी हुई है, तो 50 टेबल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो बिल्कुल सेम होगा। ऐसा नो, मतलब आप जब भी उस क्लासरूम में जाएंगे आपको सेम अरेंजमेंट मिलेगा। ठीक है, लेकिन ऐसी स्ट्रक्चर जिनके अंदर कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, समझ में आ रही है, जैसे कि हमने एक तबेला लिया, तबेले के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हमने उसके अंदर छोड़ दिए। ठीक है, एक एनिमल इधर आपकी जो फोटो खींच के ले गए कि कौन कौन से एनिमल कहाँ पर पहले बैठे हुए थे, बाद में जा करके देखा उसके अंदर सब अलग अलग जगह मिल रहे थे, तो वो एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं है, तो वो क्या हो गया, नॉन क्रिस्टलाइन टाइप का। समझ में आ रही है, तो एक एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो फिक्स अरेंजमेंट होता है यहाँ पर, मतलब स्ट्रक्चर जो होगी ऑल टाइम क्या होगी, सेम होगी। जब एक्सरे यहाँ पर लिया जाता है, यहाँ पर जब इनका एक्सरे लिया जाता है तो हमें इन मेटल्स का, इन कंपाउंड का, जो आयनिक कंपाउंड, इनका एक्सरे पैटर्न ऑलवेज कैसा मिलता है, सेम मिलता है। इनका एक्सरे पैटर्न ऑलवेज कैसा मिलता है, सेम मिलता है। ठीक है, तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हम बात करते हैं तो इसके अंदर लिखेंगे हम यहाँ पर, तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं आपके, दे हैव फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ आयंस कौन से, केटाइंस एंड एनाइंस। केटाइंस एंड एनाइंस का जो अरेंजमेंट क्या होता है इसके अंदर, वो फिक्स होता है। ठीक है, दे हैव फिक्स अरेंजमेंट ऑफ आयंस इन द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, या फिर हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड किसी, या फिर थ्रू आउट द कंपाउंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आयंस थ्रू आउट द कंपाउंड, उस कंपाउंड के अंदर उनकी जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है, ऑलवेज फिक्स होती है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, NaCl क्रिस्टल की हम बात करते हैं, NaCl क्रिस्टल है हमारे पास। ओके, ये NaCl क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल के स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो देखो बच्चों इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो NaCl का जो क्रिस्टल है इसके अंदर देखेंगे अरेंजमेंट कैसे होता है। देखो 1 Na+ जो होता है वो 6 Cl- से सराउंड होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, 1 Na+ आयन इज सराउंडेड बाय
surrounded by 6 Cl minus ions and 1 Cl minus is surrounded by 6 Na plus ions। ठीक है, तो 1 Cl माइनस है वो 6 Na प्लस के साथ और 1 Na प्लस है वो 6 Cl माइनस के साथ क्या होता है यहाँ पर सराउंड होता है। कैसे, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अरेंजमेंट कैसा होगा, Na प्लस होगा, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या जाए Cl माइनस, फिर Na प्लस, Cl माइनस, फिर Na प्लस, फिर Cl माइनस, फिर Na प्लस। ओके, इस तरह से। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। ओके, तो इसके अंदर देखो बच्चों, यहाँ पर जो रेगुलर अरेंजमेंट है, अल्टरनेटिवली यहाँ पर आयंस प्रेजेंट है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl। हम यहाँ पर एक किसी Na प्लस को नोटिस करते हैं। सपोज मैंने ये Cl माइनस ही ले लिया पहले। इस Cl माइनस के आसपास देखेंगे हम यहाँ पर कि इधर Na प्लस है, इधर Na प्लस है, इधर Na प्लस है। ये एक लेयर हमने बनाई है 2D डायग्राम के अंदर। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये 2D का एक प्लेन हमने लिया है, हमें ऊपर से इसकी सरफेस ऐसी दिख रही है। इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, इसके पीछे भी एक और लेयर आएगी। तो उस लेयर के पीछे क्या होगा, इसके पीछे जस्ट क्या होगा, Na प्लस होगा। उसके जस्ट पीछे क्या होगा, यहाँ पर Na प्लस होगा। ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या होगा, Na प्लस। मैं उसको इस तरह से सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पर, ये इधर इधर से दिखाते हैं। एक Na प्लस और एक इसके ऊपर, इसके जस्ट अबव यहाँ पर भी क्या होगा, एक Na प्लस होगा। ठीक है, मतलब जैसे कि हमारे पास ये एक लेयर है। ठीक है, मतलब एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर बनती है यहाँ पर। ठीक है ना, एक हेक्सागोनल क्यूबिक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या होगा, ये एक क्यूब है। सपोज इस क्यूब का एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया। किसी क्यूब का सेंटर है, वहां पर Cl माइनस है और उस क्यूब के 6 फेसेस पर कौन है, उस क्यूब के 6 फेसेस पर कौन है, Na प्लस है। समझ में आया? इस तरह से इसका अरेंजमेंट होता है। तो इसका डायग्राम जब बनाएंगे हम तो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा यहाँ पर। तो देखो जैसे कि हमने यहाँ पर एक क्यूब बनाया, ये है क्यूब। इस क्यूब के अंदर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर हो गई क्यूब की। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए बेटा कि ये 6 फेस है। ये फर्स्ट फेस हो गया, मैं अभी बाउंड्री वाले आसपास वाले ला, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, 4 फेस ही हो गए। इसका सेंटर कहीं यहाँ पर होगा, एक Cl माइनस मैंने यहाँ पर ले लिया सेंटर में। तो सेंटर में Cl माइनस है तो फेस पर क्या होंगे, Na प्लस यहाँ पर होगा, एक फेस ये है, एक Na प्लस यहाँ पर होगा, एक फेस ये है Na प्लस। और अभी फ्रंट वाला जो फेस है, ये वाला, ये फ्रंट वाला फेस है, इस फ्रंट वाले फेस का सेंटर कहाँ पर है, यहाँ पर एक Na प्लस यहाँ पर होगा। और ये जो बैक साइड वाला जो फेस है उसका सेंटर यहाँ पर एक Na प्लस यहाँ पर होगा। इसको बोलते हैं क्रिस्टल यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल है, एक यूनिट सेल है किसकी, NaCl की। ठीक है, एक NaCl की क्या है, ये यूनिट सेल। मतलब 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl कंटेन्स 6 Na प्लस आयन एंड 1 Cl माइनस। या फिर इसका अपोजिट भी पॉसिबल है, 1 Na प्लस एंड 6 Cl माइनस। तो ये यूनिट सेल से, तो इसको बोलते हैं हेक्सागोनल क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक है, आपके मॉड्यूल के अंदर भी आप पढ़ोगे तो उसमें डायग्राम मिल जाएगा आपको किसी बुक के अंदर। क्रिस्टल्स इस तरह से रिपीट होते हैं। ठीक है, इनका क्या होता है, रिपीटेशन होता है इस तरह से। ठीक है, रिपीटेशन होगा तो यहाँ पर एक डायग्राम बन जाएगा। तो उस डायग्राम को आप मल्टीपल यूनिट्स में भी चेंज कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, एक ही हो गया। फिर दूसरा बनाएंगे तो क्या बनेगा, इस तरह से इधर आगे चलेंगे। ठीक है, इधर आगे चलेंगे, इधर आगे चलेंगे, इस तरह से। देखो यूनिट के ऊपर एक यूनिट के साथ दूसरी यूनिट हमने यहाँ पर ज्वाइन करा दी। ठीक है, फिर इधर चलेंगे तो हमारे पास इधर बन जाएगा। इस तरह से। ये छुपी हुई चीजें हैं ना पीछे वाली, ये दिखेगी नहीं आपको। ठीक है, इस तरह से।
इस तरह से आपके यहाँ पर एटम्स इस तरह से अरेंज होते रहते हैं। अब हर फेस के अंदर, अब यहाँ पर जो दो हैं ये जो कॉमन फेस, इसको एक ही, जैसे कि यहाँ पर Cl माइनस है, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, तो इसको Cl माइनस इसका कॉमन होगा, ये कॉमन होगा Cl माइनस, फिर इधर क्या आ जाएगा सेंटर में Na प्लस आ जाएगा, फिर इधर क्या होगा यहाँ पर Na प्लस, ठीक है, इधर क्या होगा यहाँ पर Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, ठीक है, इस तरह से अपवर्ड, उसके ऊपर भी आएगा Cl माइनस, इधर एक क्यूब और लगा दो तो उसका कॉमन फेस Cl माइनस होगा, तो ऊपर के फेस पर यहाँ पर Cl माइनस, ये इस फेस की बात कर रहा हूँ तो ये Cl माइनस, ये नीचे वाला जो है इसका Cl माइनस इधर। इस तरह से स्ट्रक्चर का यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये अरेंजमेंट इसमें ऑलवेज फिक्स रहता है, ये अरेंजमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, ऑलवेज फिक्स रहेगा। ओके, इसलिए हम बोलते हैं कि जो इनकी क्रिस्टल है वो क्या होती है, ऑलवेज फिक्स रहती है। इनका जब एक्सरे लिया जाता है तो इनका जो अरेंजमेंट आता है एटम्स का, ऑलवेज फिक्स आएगा, इजंट इट? ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पर बात करते हैं इसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद हम इसके अंदर चलते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया, पॉइंट नंबर 4। इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, हाई। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, आप लोग जानते हो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द सबसॉलिड गेट कन्वर्ट इनटू द लिक्विड स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, द अमाउंट ऑफ हीट, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच द लिक्विड गेट कन्वर्ट इनटू द गैसेस स्टेट बाय एब्जॉर्बिंग हीट एनर्जी एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कोई भी सब्सटेंस जब मेल्ट होता है आपका, जब मेटल यहाँ पर जो सोडियम क्लोराइड है सपोज ये मेल्ट होगा तो हाई टेम्परेचर पर होगा, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई। क्यों होते हैं, बिकॉज इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं। तो लिखेंगे इसके अंदर, आयनिक कंपाउंड्स हैव high melting point and boiling point due to presence of strong electrostatic forces of attraction। इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, हाई होते हैं, इसलिए इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बेटा, हाई होते हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, हाई होते हैं, बिकॉज उनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हम बात करते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी की। यहाँ पर तो यहाँ पर जो कंपाउंड होते हैं आपके आयनिक कंपाउंड, आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स जो है वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो है वो पोलर नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, पोलर, बिकॉज इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, केटाइन एंड एनाइन प्रेजेंट होते हैं। केटाइंस एंड एनाइंस प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है, टू अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, तो ये उसी सब्सटेंस के अंदर, उसी सॉल्वेंट में डिसोल्व होंगे जिसके अंदर टू अपोजिट चार्ज प्रेजेंट होंगे, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो अपोजिट चार्ज वहां पर होंगे, तो उसको डिसोल्व करेंगे। आयनिक कंपाउंड्स आर soluble in polar solvents such as वाटर में डिसोल्व होते हैं। ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी बोला जाता है। ओके, पोलर सॉल्वेंट के अंदर ही डिसोल्व होते हैं। ठीक है, तो पोलर सॉल्वेंट कौन होता है अपना यहाँ पर, वाटर। तो वाटर पोलर है, क्यों है, बिकॉज वाटर के पास टू अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है, केटाइनिक पार्ट भी है, एनाइनिक पार्ट भी है, तो वो पोलर होता है। बिकॉज आयनिक कंपाउंड भी आपके पोलर नेचर शो करते हैं, क्यों, बिकॉज एक ही मॉलिक्यूल के अंदर टू अपोजिट स्पीशीज इसके पास प्रेजेंट होती है, इसलिए आयनिक कंपाउंड किसमें डिसोल्व होते हैं, वाटर में। आपने देखा है कि ऑयल वाटर में, सॉरी आपका सॉल्ट है NaCl, वो ऑयल में डिसोल्व होता है, नहीं होता। क्यों नहीं होता, बिकॉज ऑयल तो नॉन पोलर है, आपका NaCl कैसा है, पोलर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं यहां पर, ब्रिटल नेचर। ब्रिटल नेचर, ओके,
अब आयनिक कंपाउंड, जैसे कि हमने बोला आयनिक कंपाउंड हमने बात करते जैसे कि NaCl ले लेते हैं, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, आपने लिया बड़ा सा पीस लिया इतना बड़ा, उसको नीचे छोड़ दिया, नीचे गिरा दिया, तो उसके क्रिस्टल्स टूट जाते हैं, बिखर जाता है, ब्रेक हो जाते हैं, तो उस पर्टिकुलर नेचर को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं? ब्रिटलनेस। जैसे ग्लास है, ग्लास को आपने नीचे गिरा दिया, ग्लास टूट गया, तो ब्रिटल नेचर का होता है। वैसे आयनिक कंपाउंड भी कैसे होते हैं? आपके ब्रिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स आर ब्रिटल इन नेचर। ये कैसे होते हैं? दे आर ब्रिटल इन नेचर। कैसे होते हैं बेटा? ये ब्रिटल नेचर के होते हैं, दे आर ब्रिटल इन नेचर। ये आपके ब्रिटल नेचर के होते हैं। क्यों होते हैं ब्रिटल नेचर के? ब्रिटल नेचर के इसलिए होते हैं बिकॉज इनके अंदर यहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट आयंस प्रेजेंट होते हैं। इन आयंस की वजह से ही ये ब्रिटल नेचर शो करते हैं। क्यों करते हैं उसको भी हम यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर देखो बच्चों कि जैसे मैंने बोला कि ये आपके डिफरेंट आयंस है, ये केटायंस है, एनायंस एक अल्टरनेटिव ऑर्डर में इसके अंदर अरेंज होते हैं, ठीक है। ये है सपोज यहाँ पर इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा कि दो अपोजिट चार्ज प्लस तो यहां पर देखो आपकी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से अरेंजमेंट होता है। जब मैं हैमर से या फिर मैं यहां पर इसको इधर से इस पे फोर्स लगाता हूं तो क्या होगा? ये जो अपर लेयर है ये आगे की तरफ शिफ्ट होगी, ये शिफ्ट होगी आगे, तो क्या होगा? ये आपका यहाँ पर इस तरह से अरेंजमेंट आएगा इसका। जैसे सपोज हम बात करते हैं ये वाला, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। जैसे ही ये लेयर ऊपर वाली आगे शिफ्ट होगी तो क्या होगा? नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के ऊपर क्या चला जाएगा? पॉजिटिव चला जाएगा, यस और नो? तो क्या होगा? जैसे कि मैंने बोला यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव आ गया, ठीक है। पॉजिटिव के ऊपर पॉजिटिव, नेगेटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर इस तरह। तो जैसे ही पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे के क्लोज में आते हैं तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पर रिपल्शन होता है। इनके बीच में क्या होता है? यहाँ पर रिपल्शन होता है। इस रिपल्शन की वजह से क्या हो जाते हैं? ब्रेक हो जाते हैं। फाइनली ये क्या हो जाएंगे? यहाँ पर ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। ये अलग हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, अलग हो गए। क्यों हो गए? बिकॉज सेम चार्ज जो है एक दूसरे के अपोजिट में आ जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका क्रिस्टल क्या हो जाता है? ब्रेक। इसलिए इसी नेचर को हम बोलते हैं ब्रिटलनेस। क्या बोलते हैं? ब्रिटल। बिकॉज हम यहाँ पर बोलते हैं कि आयंस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन यहाँ पर जनरेट होता है बिकॉज सेम काइंड ऑफ चार्ज एक दूसरे के अपोजिट में आ जाता है, इसलिए ये ब्रेक हो जाता है, स्प्लिटिंग हो जाती है, एक साउंड के साथ ये ब्रेक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर 6 के बाद 7th प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं। आप लोगों को पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? क्या कौन रेस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए? इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये आयनिक कंपाउंड है, और आयनिक कंपाउंड कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो और आयंस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो इनका मोशन होगा क्या? नहीं होगा। ये मूवेबल है क्या? नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स आर बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कब होते हैं ये बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इन सॉलिड स्टेट। जब ये सॉलिड है तो ये बेड कंडक्टर होंगे, बट इन एक्वस सॉल्यूशन, जब ये सॉल्यूशन स्टेट में होते हैं या फिर मोल्टन स्टेट में होते हैं, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट इन मोल्टन स्टेट मतलब मेल्ट कर दिया। अब हमने सोडियम क्लोराइड को हमने मेल्ट कर दिया, मेल्ट मतलब पिघला दिया, ठीक है। मोल्टन और सॉल्यूशन स्टेट, या सॉल्यूशन में है ये वाटर के अंदर, एक्वस सॉल्यूशन में है, आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई? जैसे ही ये लिक्विड स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में आते हैं तो इनके अंदर आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री। आयंस क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। आयंस फ्री होंगे तो मोशन करेंगे, मूव करेंगे, मोशन में आएंगे, एक प्लेस से अनदर प्लेस पर वो मूव करेंगे, इसलिए क्या हो जाते हैं आपके? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर बेसिकली ये आपकी यहाँ पर आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज है
इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम यहाँ पर इस तरह से इसको स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है आयनिक कंपाउंड्स की, इनको आप लोग रिकॉल कीजिएगा। ठीक है, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत हो तो इसको आप रिवीजन कीजिए बार बार, कैसे डायग्राम बनाएंगे आप इनका, बार बार स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो ये आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके आयनिक कंपाउंड्स एंड आयनिक बॉन्ड के बारे में हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट किया। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।